वेरी गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों का बेहद स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूं आपके लिए प्रतियोगी बैच की क्लास को लेकर, जहां आप जुड़ चुके हैं। अभी एनसीईआरटी की क्लास चल रही है, बेसिक क्लास है, और इसके बाद हम लोग एडवांस लेवल की क्लास में एंट्री करेंगे। लगभग 15 अप्रैल के आसपास मानते हैं कि जो बेसिक क्लासेस है वो पूरी हो जाएगी। हालांकि जो लेवल में लेके चल रहा था प्रतिज्ञा बैच में, वह ऑलरेडी एनसीईआरटी को कवर करता था। और यहाँ जो एनसीईआरटी अब नए प्रकार से लिखा गया है, वहाँ बहुत सारी बातें अस्पष्ट है और उनको क्लियर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर केवल और केवल एनसीईआरटी को पढ़ाया जाए तो। पहले तो ठीक था कि जिसमें ओल्ड एनसीईआरटी के कुछ वैसे चैप्टर को शामिल कर लेते थे जहाँ की ठोस इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। लेकिन यहाँ जो न्यू एनसीईआरटी है और हर साल एनसीईआरटी में कुछ न कुछ परिवर्तन आते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे चैप्टर को कवर अप करना उस रूप में मुश्किल होगा जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। तो देखते हैं उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। अभी तक एनसीईआरटी ही चल रहा है और एनसीईआरटी में क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 और 6 को भी हम कवर करने वाले। 5 तो कवर हो गया है, चैप्टर नंबर 6 को आज कवर करेंगे। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन बाकी रह गया था, न्यू मिसमैटिस्ट वाला, यानी जो मुद्रा शास्त्र था सिक्कों वाला, उसमें मैं एडिशनल मैटर मिला करके इसको थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी अलग से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्योंकि मैं एक दायरा लेके चल रहा हूँ यूपीएससी तक का, तो कहीं भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उस दायरे को आप फुलफिल कर पाएंगे, और साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे आएंगे जिसके आधार पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो देखता हूँ कि यहाँ पर कैसे कंप्लीट होता है। और जैसे न्यू मिसमैटिस्ट वाला चैप्टर खत्म होगा, वैसे ही हम सभ्यता के विकास में एंट्री करेंगे और देखेंगे कि पुरापाषाण कालीन मानव ने कैसे सभ्यता का विस्तार किया था। एक कॉमन वे में लेके चलेंगे, यानी बहुत ज़्यादा वहाँ फैक्ट्स नहीं है। एनसीईआरटी में कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको कि मैं हूबहू आपको दे दूंगा, ताकि आपकी बेसिक समझ विकसित हो सके। परंपरा रही है, क्लास की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले चैट देखते हैं। चैट देख करके देन तुरंत 1 मिनट के अंदर क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, यह मैसेज होगा आपका। प्रणाम और वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, यहाँ से शुरुआत करेंगे क्लास की। हैप्पी होली। और कल की क्लास बंद रहेगी, ध्यान रखिएगा। होली से याद आया कि कल की क्लास आपकी बंद रहनी है। 5 बजे किस पर क्लास ले रहे हैं? यूट्यूब पर ले रहे हैं। साधना 5 बजे जो क्लास होती है एडिटोरियल की, वह यूट्यूब पर ले रहे हैं। और हो सकता है कि आपको वहाँ उस समय दूसरी क्लास चल रही होगी, तो आपके लिए दिक्कत होगी। यूट्यूब पर इसलिए ले रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो सके। चलिए, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को देख लिया मैंने मैसेज जो अभी तक आया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो वेट नहीं कर पाएंगे कि मैसेज का, कि मैसेज आएगा तब रिप्लाई करेंगे। और अगर कोई प्रश्न पूछना होता है तो आपको सबसे पहले जुड़ना होगा, इसलिए कि मैं फिर डिले नहीं करता। अगर कुछ टेक्निकल एरर ना हो, एक दिन बीच में हो गया था, टेक्निकल एरर ना हो, तो मैं 10 बजे का मतलब 10 बजे ही मानता हूँ, और आप भी यही माने कि 10 बजे का मतलब 10 बजे है। तो सभी बच्चों को होली की हार्दिक शुभकामना। वैसे दिल्ली में तो कल मनाई जा रही है, कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी होली के उपलक्ष्य में। फिर मंडे 5 तारीख से आपकी क्लास चलती रहेगी। मेरी छुट्टी केवल एक दिन की होगी। तो यहाँ स्रोतों की व्याख्या वाला पार्ट 2 चल रहा था, और आज है 3 मार्च। 4 मार्च को आपकी क्लास ऑफ रहनी है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, ध्यान रखिएगा। कार्बन वाला क्वेश्चन बता दो, तो मैंने बता दिया था कार्बन वाला क्वेश्चन। मुझे नहीं पता कि बीओ के का सिलेबस क्या है, ऐसे मुझे नहीं पता चलेगा ना। लेकिन जो भी आयोग के द्वारा, जो भी जैसे यूपीपीसीएस आयोग के द्वारा कोई भी अगर आज परीक्षा, कोई भी परीक्षा आयोग के द्वारा लिया जाता है, तो सबके क्वेश्चन का लेवल बराबर होता है और कोई भी एग्जाम आपका निकल जाएगा। शायद इस पर मैंने पहले भी चर्चा करी थी कि जब आप किसी सिविल सेवा के एग्जाम को देते हैं, उसका कोई भी एग्जाम हो, तो वह हमेशा कवर हो जाता है इस मैटर के साथ, क्योंकि यह मैटर बहुत बड़ा है। एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि कार्बन डेटिंग से क्या हम 11,000 साल का ही प्राप्त कर सकते हैं? तो 11,000 साल तो तब होगा ना जब अब हम शुरू करेंगे। लेकिन यह अगर 1965 में ही खोजा गया होगा, तब 11,000 साल को लेंगे। जो हमारे जीवाश्म हैं, अधिक से अधिक 1 लाख साल के बाद ही मिलने लग जाते हैं। बहुत पुराने जीवाश्म हमारे अभी अवेलेबल नहीं है। तो शुरुआत में एक विधि है कि जैसे उस बच्चे को शायद मैंने चैट करके भी बताया था, लेकिन थोड़ा सा अभी नया चीज़ है तो बच्चा समझ ही नहीं पाता है। कोई भी जब हमने क्या देखा, केवल कार्बन विधि तो नहीं देखा, हमने देखा बहुत सारी विधियां हैं जिसके आधार पर हम काल निर्धारण करते हैं। बहुत सारी विधियां ऐसी हो जाती है। तो केवल कार्बन नहीं है, कार्बन एक विधि है जिससे हम
कि जब हमने कोई वस्तु प्राप्त की है तो 11,000 साल पुराने चीज़ों को हम देख सकते हैं कि क्या यह 11,000 साल पुराना है। उसके और भी मेथड होते हैं, उसमें और भी गुणनफल होता है कि अगर 11,000 साल से पुराना है तो उसका हम कैसे किस मेथड से निकालेंगे। वो पूरी प्रक्रिया एक जटिल है, उसमें हमें क्यों उलझना। हमें एक सिर्फ देखना है कि पुरातत्व का अध्ययन करने के लिए C14 कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। कार्बन की पूरी आयु 11,000 समथिंग ईयर की मानी जाती है, इतना हमें समझना चाहिए। उससे पुरानी कोई वस्तु है तो उसके लिए अलग तरीका हम यूज करेंगे, जरूरी नहीं है कि कार्बन का ही यूज किया जाए। अब यहां पर टॉपिक जो आज पिक करेंगे, ये टॉपिक आपका भारतीय सभ्यता का प्रारंभ तो टॉपिक नंबर 6 है, लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा मुद्रा शास्त्र वाला जो था, जो सोर्स वाला पार्ट था, उसको कवर करना होगा। उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मैं यहीं आपको दे देता हूं, क्योंकि जब एडवांस लेवल की मैं क्लास कर रहा हूँगा तो वहाँ उस इन्फॉर्मेशन की फिर आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि डबल डबल क्यों करेंगे, यहीं आधा कर लेते हैं, आधा आगे देख लेंगे। तो यहां हम क्या करते हैं, इसी के साथ शुरू करते हैं। और हमने एक हेडिंग दिया था मुद्रा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र दिया था। मुद्रा का शास्त्र क्या होता है, न्यू मिसमैटिस्ट कहते हैं इसको। शायद कल लिखा गया था न्यू मिसमैटिक्स लिखा गया था, जबकि न्यू मिसमैटिस्ट इसका अर्थ होगा। मुद्रा शास्त्र में हम क्या करते हैं, सिक्कों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, सिक्कों का, यानी क्वाइंस का अध्ययन करते हैं। क्वाइंस कई प्रकार के हो सकते हैं, क्वाइंस का अध्ययन, ये सिक्कों का अध्ययन हम करते हैं तो उसे मुद्रा शास्त्र किसे कहा जाता है। सिक्कों का मतलब होगा क्वाइंस के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, विज्ञान को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। वस्तुतः सिक्के क्या होते हैं, सिक्के होते हैं विनिमय के साधन, विनिमय यानी एक्सचेंज के साधन होते हैं, इसका स्वरूप विभिन्न काल में बदलता रहा है। यहां थोड़ा सा इकोनॉमी का टर्म आएगा। सिक्का आपने देखा होगा, क्वाइंस आपने देखा होगा, कोई भी क्वाइंस हो सकता है। जैसे मान लो कि मेरे ही पास क्वाइंस है और फिर बाद में हम देखते हैं रुपये के रूप में आ जाता है। जैसे मेरे टेबल पर एक क्वाइंस रखा हुआ है बहुत दिनों से, लेकिन ये क्वाइंस अगर आप देखते हैं और जो क्वाइंस और भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, मान लो ये वाला क्वाइंस है, ये वाला क्वाइंस है, तो ये मेल नहीं खाएगा, ये अलग टाइप से बना हुआ है। ये वाला क्वाइंस अपने पास होगा, और भी क्वाइंस हो सकते हैं, बहुत सारे क्वाइंस हमारे होंगे। जैसे यहाँ देखें, ये वाले क्वाइंस होंगे, थोड़ा सा मेल खाता है, बिल्कुल गोलाकार का होगा। ये वाले क्वाइंस थोड़े से डिफरेंट दिखाई देते हैं। तो जब सभ्यता का विस्तार होता है, शुरुआत में तो क्वाइंस की जरूरत महसूस नहीं की गई, क्योंकि शुरुआत में वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, बार्टर सिस्टम होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली किसको कहते हैं, जिसमें हम एक वस्तु देते हैं, जैसे मैंने कलम दिया, आपने कुछ और दिया। वहां पैसा या क्वाइंस की जरूरत नहीं होती थी। शुरुआत के स्तर पर हम देखते हैं इस व्यवस्था का विकास होता है। बाद में इस व्यवस्था का बहुत सारा नामकरण भी होता चला गया। आगे के क्रम में देखेंगे कि इसको जजमानी व्यवस्था भी कहा जाता है। मैं मॉडर्न हिस्ट्री में वो जजमानी व्यवस्था बताऊंगा। लेकिन शुरुआत में जब मनुष्य और मनुष्य के बीच में संपर्क हुआ और कुछ वस्तु अपने पास है, कुछ वस्तु दूसरे के पास है, तो दोनों के मध्य आदान प्रदान शुरू होता है, एक्सचेंज शुरू होता है, और वह वस्तुओं के माध्यम से ही होता है। किसी के पास गेहूं है, किसी के पास कपड़ा है, गेहूं दे करके हमने कपड़े को खरीद लिया। और ये कुछ बातें अभी भी आप ग्रामीण क्षेत्र में जरूर देखते होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रॉसरी शॉप होता है, जहां आप सामान लेने जाते हैं, चावल, दाल, गेहूं, सब्जी, आटा, आवश्यक नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोगों के पास तत्कालीन समय में कैश हो ही। किसानों के पास कैश का अभाव होता है, तो किसान क्या करते हैं, फसल अपना उस दुकानदार को दे देते हैं, और उस फसल का जो मूल्य होता है उसके मूल्य के अकॉर्डिंग आपको वस्तु मिल जाती है। यानी आपने फसल दिया, आपने गेहूं दिया, और गेहूं के बदले आपने वस्तु प्राप्त किया। तो शुरुआत के स्तर पर तो यही होता था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विस्तार हुआ और अर्थव्यवस्था में भी बढ़ोतरी हुई, तो आवश्यकता महसूस की गई कि एक्सचेंज किया जाए, यानी किसी छोटे से धातु के टुकड़े से एक्सचेंज किया जाए।
क्योंकि आसान हो जाएगा। अब कहीं मान लो कि जाना है भारत में व्यापार करने के लिए, तो अब इतना गेहूं लेकर के जाएंगे, फिर उतना ही बर्डन लेकर के आएंगे। उससे अच्छा है कि हमने गेहूं के बदले गोल्ड को रख लिया और जाकर के गोल्ड दिया और दूसरे वस्तुओं को हमने खरीद लिया। इस तरह से जब एक्सचेंज के मोड को हमने सरल बनाने की कोशिश की तो धीरे धीरे क्वाइंस सिस्टम का विकास होता है। लेकिन क्वाइंस तो एक जैसे है नहीं। आपने देखा कि क्वाइंस बहुत सारे हैं, ये भी एक क्वाइंस। तो जब बहुत सारे क्वाइंस हमें प्राप्त होते हैं तब उसके अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। यह क्वाइंस कहता क्या है, क्योंकि सिक्का भी कुछ ना कुछ कहता है। कैसे कहता है? मान लीजिए इस क्वाइंस को आप देखिए, ये क्वाइंस क्या कह रहा है? पहला तो कह रहा है कि गोलाकार का है, दूसरा कह रहा है कि ये सिल्वर का हो सकता है क्योंकि कलर इसका सिल्वर है, सिल्वर का आकार का होगा। आप यहां देखें, यहां पर कुछ राजा की आकृति बनी हुई है, किसी राजा का चिन्ह बना हुआ है, किसी राजा का फेस बना है, और यहां पर ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा हुआ भी है इस राजा के बारे में। कुछ और भी संकेताक्षर बने होते हैं। तो कई बातें कह रहा है। पहला कह रहा है कि सिक्का जो है, क्वाइंस है, गोलाकार का है, लेकिन आकार प्रकार दोनों के अलग अलग हैं। कुछ ये अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का है। बीच में देखते हैं ये कट लगा हुआ है यहां पर, ये क्यों कट लगाया गया है ये पता नहीं। एकदम परफेक्ट गोल नहीं है, एकदम परफेक्ट शेप में नहीं है। यह चांदी का सिक्का है, इस पर रूप यानी किसी की आकृति अंकित की गई है, बहुत सारे लेख अंकित किए गए हैं। और फिर आप देखेंगे ये सिक्का उससे थोड़ा सा कंप्लीट डिफरेंट है। यह चांदी का सिक्का नहीं है बल्कि यह सोने का सिक्का दिखाई देता है। यहां एक राजा का चिन्ह है जो धनुषवान से यानी तीर धनुष से किसी का शिकार कर रहा है। इसका क्या मतलब है? यहां तो कुछ और ही कहा जा रहा है। इस सिक्के की आकृति कुछ अलग है, इस सिक्के की आकृति कुछ अलग है। और अगर देखें यह सिक्का कुछ और कह रहा है। और भी देखें, जैसे ये सिक्का देखें परफेक्ट गोल आकार का है जैसा कि वर्तमान क्वाइंस है। हो सकता है कि ये भारत का सिक्का हो ही नहीं, क्योंकि यहाँ जो राजा बैठा हुआ है, यहाँ जो लिपि अंकित है, ये अलग टाइप का दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर सबसे पहले देखें तो हमें सबसे पहले इस प्रकार के क्वाइंस दिखाई दे रहे हैं। ये भी क्वाइंस है, लेकिन इसमें तो वो सब चीज़ कुछ है नहीं, लेकिन इसका डिजाइन भी अलग है। कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है। तो जब बहुत सारे सिक्के हमें प्राप्त हुए तो एक अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस हुई कि जान पाए कि सिक्के क्या कहते हैं, क्योंकि सिक्के अपनी कहानी कहते हैं। ये कहानी कहते हैं जैसे कि मान लो कि धातु है। धातु में अगर देखा जाए, मेटल में देखा जाए, तो एक धातु हो जाएगा तांबा, दूसरा हो जाएगा कांसा, तीसरा हो जाएगा ब्रॉन्ज इसको कहते हैं, तीसरा होगा मान लो चांदी, चौथा हो जाएगा आपका सोना। ठीक है जी। और इतिहास को तो हम वर्तमान के हिसाब से पढ़ते हैं। इन चारों धातुओं में सबसे महंगा धातु कौन सा? तो सबसे महंगा धातु होगा तो सोना होगा। जिस राजा के पास सोने के सिक्के अधिक होंगे, इसका मतलब वह राजा अधिक समृद्ध रहा होगा, उसके पास अधिक पावर रहा होगा। क्योंकि जिसके पास, आप मान लो आपके पास बहुत सारा गोल्ड हो जाता है तो आप अधिक धनी होंगे, और धन के बदौलत आप सब कुछ कार्य कर सकते हैं। उसी तरह से राजा के बारे में माना जाता था कि जो राजा बहुत अधिक सोने के सिक्के जारी करता है, इसका मतलब वह बहुत पावरफुल रहा होगा, और वह वहां वाणिज्य व्यापार बहुत अच्छी होती होगी। क्यों वाणिज्य व्यापार से सिक्कों को जोड़ा जाता है या सोने के सिक्के को जोड़ा जाता है? क्योंकि सोने का सिक्का महंगा होता है। सोने का सिक्का जनरली लोग यूज नहीं करते हैं। आमतौर पर लोग जो सामान्य लोग हैं वो यूज नहीं करते। ये हमेशा एक व्यापारिक मुद्रा होती है। जैसे कि पहले भारत में 2000 का नोट चलता था, तो 2000 का नोट गरीब लोग नहीं रखते थे। गरीब लोग तो उसको खुला करके 100-200 का नोट रखते थे। अमीर लोग, जिसके पास बहुत पैसा है, वही गोल्ड में रखेगा अपने धन को। तो जिसके पास गोल्ड अधिक है, इसका मतलब वह धनी अधिक होगा। जिस राजा ने चांदी के सिक्के चलाए वो भी थोड़ा सा माना जाएगा कि अमीर ही है, क्योंकि चांदी भारत में पाया ही नहीं जाता था, चांदी अफगानिस्तान वगैरह से आता था। जो लोग तांबे का सिक्का केवल जारी करता है, इसका मतलब एक गरीब राज्य रहा होगा, क्योंकि तांबे की उपलब्धता हर जगह है और तांबे के सिक्के हमेशा हमें प्राप्त होते हैं। इस तरह से हम आकलन करते हैं सिक्कों को देख करके कि सिक्के क्या कह रहे हैं। पहला तो देखा अमीरी गरीबी का भेद बताता है। दूसरा यह दिखाता है कि जो क्वाइंस हमारे हैं, सिक्के हमारे हैं, जिस राजा के द्वारा जारी किए गए, वह किस क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। हो सकता है कुछ क्वाइंस दूर के क्षेत्रों में प्राप्त हो, तो इससे माना जाएगा कि शायद राजा का क्वाइंस वहां भी चलता होगा, उस राजा का क्वाइंस वहां चलता होगा। और कोई भी क्वाइंस कहाँ चलेगा? जहां तक हमारा क्षेत्राधिकार होगा। जैसे भारत के सिक्के हैं, भारत का रुपया है, क्या वो पाकिस्तान में चलेगा? नहीं चलेगा।
कहाँ चलेगा? भारत में चलेगा। यानी जहां तक भारत के सिक्के और कॉइन्स पाए जाएंगे उसका मतलब भारत का क्षेत्रफल वहां तक विस्तृत रहा होगा। इस तरह से सिक्कों के द्वारा बहुत सारी कहानी कही जाती रही है। इसको जरा पॉइंट में हम नोट कर लेते हैं। आशा करता हूं कि यहां तक बातें आपने समझी होंगी कि जो टॉपिक मैंने अभी पिक किया है एनसीईआरटी के माध्यम से, उसमें जो एडिशनल मैटर में दे रहा हूं उसका मतलब क्या है। आशा करता हूं कि ये बातें आपने समझी होंगी। अब मैं यहाँ टेक्स्ट देने की शुरुआत करूंगा और धीरे धीरे आप कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो यहां हम क्या देखते हैं कि ये सिक्के गोलाकार और उस पर मुहर लगा हुआ है। भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कही जाती है क्योंकि भारत एक समृद्ध देश हुआ करता था। क्या होता है? समृद्ध देश हुआ करता था। हाँ, ऐसे ऐसे सिक्कों से राज्य की प्रभावशीलता भी दिखाई देती है कि राज्य कितना प्रभावी था, कहाँ तक विस्तार था। अगर बहुत छोटे क्षेत्र में सिक्के प्राप्त हुए इसका मतलब राज्य का विस्तार उसी क्षेत्र में रहा होगा। बहुत सारे चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई देती है, लेकिन इसके साथ हमें कुछ फैक्ट्स को भी लेकर के चलना पड़ेगा ताकि अगर एग्जाम में आपसे कुछ प्रश्न पूछा जाता है तो उसका आप उत्तर दे पाए। तो इसको क्या करेंगे? क्रमबद्धता से लेके चलेंगे, फिर आगे इस चैप्टर को लेकर आएंगे, छठे चैप्टर को लेकर के आएंगे। हमने क्या देखा कि यहां पर सिक्कों का अध्ययन करते हैं। जो पुराने सिक्के होते थे वैसे तो प्राचीन काल में या प्रारंभिक काल में वस्तुओं या ऐसे लग सकते हैं, प्रारंभिक काल में मनुष्य ने आदान प्रदान के लिए, आपसी आदान प्रदान के लिए, प्रदान एक्सचेंज ही इसको कहेंगे, के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली को अपनाया था। के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाया था। लेकिन धीरे धीरे वस्तु विनिमय के स्थान पर किसका विकास हो गया? वस्तु विनिमय के स्थान पर सिक्का प्रणाली का विकास होगा। सिक्का प्रणाली का विकास हुआ। पहले सिक्के विकास हुआ। सिक्कों का निर्माण कई प्रकार की वस्तुओं से हुआ है। सिक्कों का निर्माण कई प्रकार के धातु तथा पकी हुई मिट्टी जिसको हम कहते हैं सेल खड़ी कहते हैं। सिक्कों का निर्माण धातु तथा पकी हुई मिट्टी से किए जाने की परंपरा विकसित हुई। प्रारंभ में क्या देखते हैं? विकसित हुई, जो कि आगे केवल धातु तक सीमित रह गई। अब एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि धातु के ही सिक्के क्यों प्रचलन में रहे। पहले मिट्टी के भी सिक्के बनते थे, लेकिन बाद में केवल धातु के सिक्के बनने लगे। क्यों? इसलिए कि धातु का सिक्का टिकाऊ होता था, वह जल्दी खराब नहीं होता था। इसलिए यहां पर केवल धातु के सिक्के ही हमें दिखाई देते हैं। प्रारंभिक काल में मनुष्य ने आपसी आदान प्रदान के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली को अपनाया था, लेकिन धीरे धीरे वस्तु विनिमय का स्थान पर सिक्का प्रणाली का विकास हुआ। सिक्कों का निर्माण धातु और पकी हुई मिट्टी जिसको सेलखड़ी से कहा जाता है उससे किए जाने की परंपरा विकसित हुई, जो कि आगे केवल धातु तक सीमित हो गया। यानी केवल धातु के सिक्के ही यहाँ पर प्रचलन में रहे और सारे सिक्के हटते चले गए। फिर हम क्या देखते हैं कि प्रारंभिक जो सिक्के थे, जो प्रारंभिक काल में सिक्के हैं, उनको हम क्या देखते हैं? प्रारंभिक काल में जो सिक्के थे वह एक प्रकार से राज्य के द्वारा नहीं जारी किया जाता था। अभी आप देखेंगे जो सिक्के हैं या पैसा जो आप देखते हैं, रुपया देखते हैं, कौन जारी करता है? अभी जो रुपया पैसा है आपके हाथ में, वो कौन जारी करता है? कौन उसको कंट्रोल करता है? सरकार कंट्रोल करती है। और सरकार की तरफ से एक बैंक बना हुआ है, संघीय बैंक है जिसको आरबीआई कहते हैं, वह कंट्रोल करती है। किसी भी देश में जाइए, चाहे अमेरिका है, पाकिस्तान है,
बांग्लादेश है, ब्रिटेन है, भारत है, श्रीलंका है, कोई भी देश ले लीजिए, हर जगह सिक्का है या रुपया है या मान लो कि करेंसी है। तो उस करेंसी को कंट्रोल कौन करता है? तो सरकार कंट्रोल करती है। सरकार के कंट्रोल में ही करेंसी चलती है। ऐसा नहीं है कि आप भी क्वाइंस निकाल दीजिएगा, ऐसा संभव नहीं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले सिक्के निर्माण की कला या सिक्का जो जारी होता था, कॉइन्स जो जारी हुए जाते थे, उस पर राज्य का कोई अधिकार नहीं था। राज्य इनफैक्ट जारी करता ही नहीं था। राज्य का सिक्कों से कोई लेना देना था ही नहीं। फिर कैसे संचालित होता था? इसको हम कहते हैं रियल करेंसी सिस्टम। रियल करेंसी सिस्टम का मतलब हुआ कि पहले जो धातु के सिक्के जारी किए गए, जैसे तांबे का सिक्का कोई जारी किया गया, कॉपर का सिक्का जारी किया गया, कॉपर के सिक्के का जितना वेट होता था, मान लो 100 ग्राम के कॉपर का सिक्का जारी किया गया, तो 100 ग्राम कॉपर का जितना मूल्य रहा होगा, असल में सिक्के का मूल्य भी उतना ही रहता था। इसलिए किसी प्रकार के कंट्रोल की आवश्यकता ही नहीं थी। भाई जितना धातु है, मान लो कि सोना है, सोने का सिक्का 10 ग्राम का जारी किया गया, तो 10 ग्राम सोने का जो बाजार मूल्य होगा वही उस करेंसी का मूल्य भी होता था। कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यह देखने की जरूरत होती थी कि कहीं कोई फेक करेंसी ना बना दे, कहीं सोने में अशुद्धता की मात्रा ना मिला दे। राज्य केवल यही देखता था कि जाली करेंसी, फेक करेंसी ना आ जाए। बाकी सब कुछ स्मूथ चलता था, क्योंकि जो सिक्के का मूल्य होता था, सिक्के का वजन के बराबर जो उस धातु का मूल्य होता था, वही मूल्य असल में सिक्के का हो जाता था। अगर 100 ग्राम का कोई सिक्का है, मान लो 100 ग्राम सोने का सिक्का है, तो 100 ग्राम के सोने का जो वैल्यू होगा वही उस सिक्के का वैल्यू हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? रियल करेंसी कहते हैं। इकोनॉमी में आप पढ़ेंगे। और दूसरा होता है आपका टोकन करेंसी। टोकन करेंसी क्या होता है? यानी सिक्के का मूल्य तो कम होता है या सिक्के का मूल्य तो अधिक रखा जाता है, वास्तविक मूल्य, लेकिन हकीकत में उसका मूल्य कम होता है। जैसे आप एक नोट देखते हैं, पैसा देखते हैं, नोट को छापने में कितना पैसा लगता होगा? 10 या 12 रुपये लगता होगा, और उस नोट का वैल्यू कितना कर दिया जाता है? 500 होता है। वह क्या होगा? टोकन करेंसी हो गया, यानी उस पर सरकार का कंट्रोल होता है। तो करेंसी दो प्रकार के होते हैं, इकोनॉमी में पढ़ेंगे और यहां पर भी मैं समय समय पर आपको बताता रहूंगा। तो यहां जो टोकन करेंसी है या जो रियल करेंसी है, उसको हमें समझने के लिए इसका देखना होगा कि जो करेंसी संचालित हो रही है, जिस प्रकार से करेंसी संचालित हो रही है शुरुआत के क्रम में, प्राचीन काल में, वह करेंसी संचालित होती कैसे थी, वह संचालित कैसे होती थी। ठीक है, वह कैसे यहां पर संचालित होती थी, इसे हमें समझने की आवश्यकता होती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, रेखा शर्मा, मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी बातें आपने समझ पा रहे हैं। हम क्या देखते हैं कि प्राचीन काल में हमने देखा कि धातु और पक्की मिट्टी के सिक्के बनाए जाने की परंपरा प्रारंभ हुई, लेकिन आगे केवल यह सिक्का धातु तक सीमित रह गया। और यह धातु का सिक्का क्या था? प्राचीन काल में धातु का सिक्का क्या था? धातु का सिक्का, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेटल कॉइन कहेंगे ना, मेटल कॉइन कहेंगे। कॉइन्स बहुधात्विक हुआ करता था, बहुधात्विक मल्टी मेटल कह सकते हैं, मेटल कह देंगे। मल्टी मेटल होता था, जिसमें शामिल थे, होता था, जिनमें शामिल क्या थे? जिनमें शामिल थे तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के हो जाएंगे, कांसे के सिक्के, कांस्य सिक्के हो जाएंगे। फिर हो जाएगा पोटीन के सिक्के। पोटीन क्या है? यह क्या है? बहुत मिश्र धातु का सिक्का। पोटीन एक प्रकार का धातु है। ये क्या है? मिश्र धातु का सिक्का, मिश्र धातु। इसमें तांबा प्लस टीन प्लस सीसा मिक्स होगा, उसको हम पोटीन कहते हैं। पोटीन के सिक्के, मिश्र को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मिश्र ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मिश्रण अगर होता है तो इसको मिश्र ही ऐसे ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। मिश्र धातु के सिक्के, पोटीन हो गया, कांस्य होगा। फिर हम देखते हैं चांदी के सिक्के, फिर होगा सोने के सिक्के,
सोने के सिक्के, जिसको हम कहेंगे गोल्ड कॉइन। क्या कहेंगे? गोल्ड कॉइन्स। इसको हम कहेंगे सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, ब्रॉन्ज कॉइन्स। ठीक है जी। ये है सिक्के जो प्रारंभ में बहुधात्विक होते थे। जब हम धातु के सिक्के को देखते हैं तो यहां आपको दिखाई दे, ये सभी क्या सिक्के थे? ये सभी सिक्के क्या थे? सिक्के एक तरह से देखा जाए तो रियल करेंसी थे, वास्तविक करेंसी के समान थे। वास्तविक करेंसी के समान थे। वास्तविक करेंसी कहेंगे, रियल करेंसी के समान थे। इसके तहत समान होते थे। इसके तहत धातु के मूल्य के आधार पर, मूल्य तथा भार के आधार पर सिक्कों का मूल्य तय होता। क्या होता था? सिक्कों का मूल्य तय। प्राचीन काल में धातु का सिक्का बहुधात्विक होता था, जिसमें कौन शामिल था? बहुधात्विक मतलब मल्टी मेटल हो जाएगा। जैसे तांबे के सिक्के हैं, कांसे के सिक्के हैं। एक सिक्का आता है प्रोटीन का। प्रोटीन एक स्पेशल धातु है जो कम मतलब एक तरह से वैल्यूएबल माना जाएगा, और उसमें आपका तांबा, टीन और सीसा मिक्स करके उस धातु को बनाया जाता है, जिसको अभी हम गीलट टाइप का कहते हैं, जिसको रांगा अभी कहते हैं। वर्तमान में आप देखिएगा धातु का रांगा कहलाता है, जिसको टाँकने में यूज किया जाता है। जैसे बर्तन पर कलई चढ़ाना है, या जैसे कहीं आपको सोल्डिंग करना होगा, सोल्डर के रूप में उसका यूज किया जाता है। तो उस पर ऐसा रहता है, वो जल्दी पिघल जाता है। तो ऐसे कुछ धातु का विकास किया गया उस समय, जिससे कि जल्दी से धातु को पिघला करके बनाया जा सके। चांदी है, अपने आप में शुद्ध सोने का सिक्का होगा, चांदी का सिक्का होगा, सोने का सिक्का होगा। ये सभी सिक्के वास्तविक करेंसी के समान होते थे, जिसके तहत धातु के मूल्य तथा भार के आधार पर सिक्कों का मूल्य निर्धारित होता था। यानी यहां पर आपको अलग से कुछ नहीं इसका निर्धारण करना है, बल्कि हम क्या देखते हैं कि यहां पर सीधे सीधे देखते हैं कि यहां सिक्कों का जो भार होता था वैसा ही आपको मिल जाएगा वॉइस। यहां से वॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे, यहां से कोई वॉइस की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि यहां से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, होगी तो सबके लिए होगी, एक व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर एक व्यक्ति को प्रॉब्लम है, इसका मतलब है आपकी समस्या है, ना कि यहां की समस्या है। पहले कभी भी जीवन में, जब भी आप जीवन को जिए, तो सबसे पहले प्रयास करें, अगर मान लो कि कोई लगता है अव्यवस्था हो रही है, पहले अपने आप को चेक करें, क्या मैं गलत तो नहीं हूं? और मैं गलत हूं और सही हो जाए कि नहीं मैं गलत नहीं हूं, तभी आप दूसरे को कहे कि गलती वहां हो रही है। जनरली क्या होता है, 99% आप देखिएगा अपने जीवन में संभावना होती है कि गलती स्वयं की होती है। आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न होती है वह आपकी गलती के कारण ही होती है। आप आकलन करिए ना, करना मेरी बात का, जो जिस उम्र में है उस हिसाब से। गलती पहले अपनी हम मानेंगे कि अपना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले उसको चेक कर लेंगे, तब कहेंगे। अगर वॉइस की प्रॉब्लम होती तो सभी बच्चों की प्रॉब्लम होती, नहीं है इसका मतलब आपकी समस्या रही हो। क्या मैं सही कह रहा हूं? मैं होली जरूर खेलता हूं, वास्तविक करेंसी से क्या तात्पर्य? रियल करेंसी मैंने लिखा है ना, वास्तविक करेंसी के समान होते थे, ये लिखा तो है बाबूजी, ये देखो ध्यान से पढ़ो, एक बार आंख खोल करके पढ़िए। यहां लिखा है वास्तविक करेंसी के समान होते थे, इसके बाद डिफिनेशन लिखा गया है, जिसके तहत धातु के मूल्य तथा भार के आधार पर सिक्कों का मूल्य तय होता था। यह बातें लिख दी गई है आपके कहने से पहले। सिक्कों का जो भार होता होगा, मैंने पहले भी बताया, फिर से बता देता हूं, लेकिन इतना रुकना संभव नहीं होगा सिविल सेवा की क्लास में, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको तेजी से समझना होगा। कि जो सिक्का बना, मान लो कि कोई धातु का सिक्का बना, मान लो यही सिक्का है, मान लो मेरे पास एक कॉइन्स है, ये वाला है, इसका
ग्राम है, वेट है, ये तांबे का सिक्का है मान लेते हैं, इसका वेट है 10। मान लो कि हम यहां करते हैं, एक तांबे का सिक्का है यानी कॉपर क्वाइन है, कॉपर क्वाइन कितने ग्राम का क्वाइंस है, ये है 10 ग्राम, 10 ग्राम का है। कॉपर के 10 ग्राम की कीमत कितनी होगी, कॉपर के 10 ग्राम की कीमत कितनी होगी, कि कीमत मान लो यहां पर 10 रुपये, 10 रुपये। तो सिक्के की कीमत कितनी हो जाएगी, कॉपर क्वाइंस की कीमत कितनी हो जाएगी, कॉपर के इस क्वाइंस की कीमत कितनी हो जाएगी, क्वाइंस की कीमत कितनी हो जाएगी, यह भी 10 रुपये ही हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा। जितना इसका वेट होगा, जैसे हम तौलते हैं, जितना इसका वेट होगा और कॉपर का जितना वैल्यू उसमें निकलेगा उतना ही क्वाइंस का वेट होगा। हम निर्धारित नहीं करेंगे, जैसे इसमें हम लिख दिया है ये 10 रुपये का सिक्का है, ये लिखने की ही जरूरत नहीं, जैसे आप देंगे जाएंगे तो वैसे तौल लिया जाएगा कि अच्छा ये 10 ग्राम के बराबर है, तो 10 ग्राम का जो वैल्यू होगा वही सिक्के का वैल्यू हो जाएगा। इसको हम रियल करेंसी कहते हैं। वास्तव में रियल करेंसी अब नहीं है, पहले यहां पर हुआ करता था। ये सभी वास्तविक करेंसी के समान होते थे। धातु की मूल्य तथा भार के आधार पर सिक्कों का मूल्य और भार तय होता था। हम क्या देखते हैं कि ये सिक्के जो होते थे वह एक तरह का प्रकार से ढाले हुए होते थे। ये सभी सिक्के धातु को पिघला कर बनाए जाते थे। ये सिक्के क्या होते थे, सिक्के सांचों में ढालकर, सांचा किसको कहते हैं, तो सांचा कहते हैं एक तरह से जो उसका मोल्ड होता है, मोल्ड जो होता है, सांचा किसको कहते हैं, मोल्ड को कहते हैं। ढालकर बनाए जाते थे। हालांकि प्रारंभिक काल में कुछ सिक्के धातुओं को पीट कर बनाए जाते थे। हालांकि प्रारंभिक काल में धातुओं के कुछ सिक्के किससे बनाए जाते थे, सिक्के धातुओं को पीट कर बनाए जाते थे। ऐसे सिक्के को क्या कहा जाता था, बनाए जाते थे। ऐसे सिक्कों को पंच मार्क क्वाइन यानी आहत सिक्का कहा जाता था। आहत सिक्का क्या कहा जाता था, पंच मार्क क्वाइन, मार्क क्वाइन कहा जाता था, पंच मार्क क्वाइन कहा जाता था। अब आप जनरल अपने जीवन में एक प्रयोग आपने किया होगा या आपने कभी न कभी इस विधि को देखा। आप देखते हैं कि जैसे कुल्हाड़ी बनता है या कोई धातु का ऐसा उपकरण बनता है, उसको हम क्या करते हैं, ठोक करके उसको उस शेप में ले आते हैं। धातु चूंकि प्रसार करने वाली चीज है, उसको ठोकते हैं तो वो धीरे धीरे, या दबाते हैं तो धीरे धीरे वो पतला हो जाता है या संबंधित शेप में आ जाता है। यानी धातु को हम क्या करते हैं, दूसरे धातु से, कठोर धातु से जब ऐसे ठोकते हैं, पंच करते हैं, तो वह भी एक विशेष शेप में आ जाता है। जो कृषि उपकरण बनते हैं जनरली इसी प्रकार से बनते हैं, उसमें ढालना वाला विधि नहीं यूज होता है। जबकि आपने देखा होगा कि धातु को, जो मेटल होता है, उसको पिघलाया भी जाता है। जैसे आप मूर्तियों का निर्माण देखेंगे, जो मूर्ति बनाई जाती है उसको ठोक पीट करके नहीं बनाया जाता है। उसको क्या करता है, एक लॉस्ट वैक्स टेक्निक होता है। पहले हम एक मोम का पुतला बना लेते हैं, उसके चारों तरफ हम एक सांचा बना लेते हैं, मोल्ड बना लेते हैं, और उस मोल्ड में हम क्या करते हैं, पिघला करके जो मेटल है उसको डाल देते हैं, और धीरे धीरे मेटल जब ठंडा होता है तो उस शेप में वो ढल जाता है। तो सिक्के दोनों प्रकार से बनते थे, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर जो सिक्के बने हुए हैं वो पिघलाना लोगों को पता नहीं था कि धातु को, मेटल को इतना हम गर्म करें वो द्रव में बदल जाएगा। ये पद्धति विकसित ही नहीं हुई थी। तो लोग क्या करते थे कि जो धातु का टुकड़ा मिला, मेटल का टुकड़ा मिला, उसको खूब जोर जोर से ठोक करके एक चपटे आकार में बना दिया और वहां पर अपना कुछ मुहर लगा दिया।
तो चूंकि उसको ठोक करके बनाया जा रहा है इसलिए उसको पंच, ठोकना मतलब पंच हुआ, पंच मार्क्ड कॉइन कहा गया। और लेकिन दिक्कत इसके साथ क्या थी, इसका आकार प्रकार बड़ा अनियमित होता था। जैसे इस कॉइन्स को देख लीजिए, ये वाला जो कॉइन्स है आप इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि इसका आकार प्रकार एक जैसा है नहीं। ये क्या है, ये आहत सिक्का है, पंच मार्क्ड कॉइन। आप देखिए ये गोल आ गया, ये चौकोर आ गया, ये इस प्रकार का आ गया, इसका शेप ही अलग है। ये देखो यहां से कोना मोना टूटा हुआ है। क्या सिक्के ऐसे होते हैं वर्तमान में? नहीं होते हैं। सिक्के तो अभी एक प्रकार के होते हैं, लेकिन शुरुआत में तो मानव को पता नहीं था कि सिक्के कैसे बनाए जाएंगे। वो क्या करता था, ठोक करके बनाता था, और ठोकने के क्रम में कुछ इस पर आकृति भी उगेर दी जाती थी। इसको हम कहते थे पंच मार्क्ड कॉइन, हिंदी में कहते हैं आहत सिक्का। अब आपसे पूछा जाए कि आहत सिक्का किसको कहते हैं तो क्या बातें क्लियर हो पाएगी, क्योंकि सिक्के निर्माण की विधि को हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे विकास हुआ। ये बेसिक चीजें हैं जो एनसीईआरटी में बताई गई है, थोड़ा सा मैं डिटेल्स लेकर के चल रहा हूं। लेकिन देखो ये पंचमार्क कॉइन है, ये वाला भी क्या कहलाएगा, आप खुद कह सकते हैं पंचमार्क कॉइन है। ये वाला भी क्या कहलाएगा, पंचमार्क कॉइन ही कहलाएगा। क्या ये पंचमार्क कॉइन कहलाएगा? नहीं, ये क्या होगा, धातु को पिघलाया गया, एक खास मोल्ड में डाला गया जो गोलाकार का मोल्ड था जिसमें ये आकृतियां पहले से बनी थी। वह जब धातु ठंडा होता है तो इस आकृति में खुद ही ढल जाता है। तो पंचमार्क कॉइन क्या था, यहां देखो एक विशेषता क्या है, ये एक निश्चित आकार में बना हुआ है ना। इसका शेप एकदम से क्लियर है, इसका शेप एकदम से क्लियर है। अभी जो आपके पास कॉइन्स होते हैं उसके सभी सिक्के का शेप एक जैसा होता है। अगर 10 रुपये का कॉइन होगा तो 10 रुपये का सभी कॉइन एक जैसा होगा, जब तक कि उसको नए वर्ष में जारी नहीं किया गया। तो पहले जो सिक्के बनाए गए थे उसको बनाने का तरीका हमें पता नहीं था, तो जैसे मिला धातु उसको काट पीट करके ठप्पा लगा दिया, उसको हमने यूज कर लिया। ऐसे सिक्के को क्या कहा गया, ऐसे सिक्के को कहा गया कि यह एक पंचमार्क कॉइन है। धातुओं के कुछ सिक्के धातुओं को पीट कर बनाए जाते थे, ऐसे सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता था। इन सिक्कों के साथ दिक्कत क्या थी, इन सिक्कों पर ना तो इसके जारी करने वाले शासक का नाम होता था, पर ना तो इसको जारी करने वाले शासक का नाम होता था, शासक का नाम होता था, और ना ही होता था, और ना ही, दो बार होता लिखा गया, ना ही शासक का नाम होता था, और ना ही इसके आकार प्रकार निश्चित होते थे। इसके आकार प्रकार निश्चित होते थे, आकार प्रकार निश्चित होते थे। आकार प्रकार को हम लिख सकते हैं साइज, इसका जो साइज एंड शेप, साइज एंड शेप यहां पर फिक्स नहीं होता, आकार प्रकार निश्चित नहीं होते थे, इसके आकार प्रकार बिल्कुल निश्चित नहीं होते थे। ये सिक्के सांचों में ढाल के बनाए जाते थे। हालांकि प्रारंभिक काल में धातुओं के कुछ सिक्के धातुओं को पीट कर बनाए जाते थे। पीट कर बनाने का मतलब क्या, पंच करना होता था। इसे हम आहत सिक्के कहते थे। इन सिक्कों पर ना तो इसको जारी करने वाले शासक का नाम होता था, ना ही इसके आकार प्रकार निश्चित होते थे। प्रायः मौर्य काल तक ऐसे ही सिक्के हमें मिलते हैं। प्रायः मौर्य काल तक ऐसे ही सिक्के हमें प्राप्त होते हैं, ऐसे ही सिक्के प्राप्त होते हैं, मौर्य काल से पहले होते। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। जो बच्चा क्लास में मन लगा के नहीं बैठा होगा, तो मैं मान के चलता हूं कि अपने कैरियर के प्रति वह सजग नहीं हो, क्योंकि यहां पर टाइम मैं भी दे रहा हूं, आप भी दे रहे हैं, आपका डाटा भी खर्च हो रहा है। पिताजी भी जब आप रूम में बैठ करके पढ़ रहे होंगे तो माता पिता बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहे होंगे कि मेरा बेटा बहुत गंभीरता से पढ़ रहा है, जरूर आईएएस बन करके जाएगा। अगर माता जी आपके लिए दूध भी लेकर के आई होंगी तो एकदम दबे पांव से आई होंगी, साइड में रख दिया होगा कि कैमरे की नज़र में ना आ जाए, बच्चे को डिस्टर्ब नहीं। कम से कम उसका मान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो लिखा है हर उन सभी पहलू को ध्यान में रख करके लिखा है, क्योंकि ये शब्द चेंज हो रहा है। पहले जब प्रतिज्ञा 1 में का कोई बच्चा होगा तो वो देखेगा कि ये बातें तो वहां लिखी नहीं थी। ये बातें हर बैच में चेंज होती है बच्चों की मानसिकता को देख करके। जब आप प्रश्न करते हैं, मैं समझ जाता हूं कि आपका लेवल कितना है, कितना ऊपर लेवल है।
प्रश्न से ही जो आपका चैट आता है उसी से पता चल जाता है कि बच्चे का लेवल कहाँ है। तो हमें भी लेवल को घटाना बढ़ाना पड़ता है आपके हिसाब से। मैं कहूँ या ना कहूँ, हकीकत यही होता है कि पढ़ाने का तरीका आपसे प्रभावित होता है। आप अगर हाई लेवल पर रहेंगे तो मैं इससे कहीं ऊपर जाके खड़ा हो जाऊंगा, आप लो लेवल पर आएंगे तो मुझे और नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि समझाना मूल कर्तव्य मेरा रहेगा। क्या लिखा हमने कि आकार प्रकार निश्चित नहीं होते थे, और प्रायः जो मौर्य काल है यहां तक हम देखते हैं कि यह इसी प्रकार के सिक्के हैं, यानी नियमित सिक्के हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो मौर्य काल कब है? यह है आपका 200 BCE तक, 200 साल, ईसा पूर्व 200 साल पहले तक लगभग ऐसे ही सिक्के हमें मिलते हैं। लंबे समय से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन 200 साल पहले तक ऐसे ही सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। ईसा के 200 साल पहले पहली बार हम देखते हैं, इसमें और ऐड ऑन करेंगे कि पहली बार मौर्योत्तर काल में नियमित, निश्चित कर दे सकते हैं, निश्चित आकार प्रकार के मानक सिक्के जारी किए गए। मानक सिक्के किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड कॉइन्स को कहते हैं। स्टैंडर्ड कॉइन्स जारी किए गए। ये ऐसे सिक्के थे जिनके आकार प्रकार तथा भार निश्चित थे। इन पर क्या था? इन सिक्कों पर संबंधित राजा के चित्र तथा लेख भी उकेरे गए थे। क्या था? साइज एक जैसा बन गया। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉइन्स। स्टैंडर्ड कॉइन्स का मतलब क्या है? मानक सिक्का। हिंदी में मानक सिक्के का मतलब है कि एक सिक्का जैसा बना दूसरा सिक्का भी वैसा ही बनेगा, ना वेट में ना साइज में परिवर्तन होगा। और इन सिक्कों पर जारी करने वाले शासकों के नाम भी छपे हुए थे। चित्र भी छपा हुआ था। चित्र वैसा नहीं जैसा कि अब फोटो हम खींचते हैं, लेकिन अनियमित प्रकार के सिक्के से अलग हट करके ये सिक्के बन गए। पहली बार मौर्योत्तर काल में निश्चित आकार प्रकार के मानक सिक्के जारी किए गए। ये सिक्के ऐसे थे जिनके आकार प्रकार तथा भार निश्चित थे। इन सिक्कों पर संबंधित राजा के चित्र भी रहते थे और भार भी निश्चित होता था। उनके लेख भी उकेरे गए थे। अगर प्राचीन काल के सिक्कों की हम बात करें तो ये सिक्के कौन से कहलाएंगे? ये प्रारंभिक सिक्के कहलाएंगे, पंचमार्क कॉइन कहलाएंगे। और ये वाले जो सिक्के होंगे, ये सिक्के होंगे स्टैंडर्ड कॉइन्स। वो क्या था? पंचमार्क कॉइन था। और देखो यहां लिखा है ना, सोने के स्टैंडर्ड कॉइन्स। ये गोल्ड के स्टैंडर्ड कॉइन्स हैं, जहां एक निश्चित आकार प्रकार में, भार में सिक्के जारी किए जा रहे हैं। राजा की आकृति भी निश्चित की जा रही है। चारों तरफ हमने देखा राजा के लेख भी लिखे गए। लेकिन ये सबसे पहले किसने जारी किए? सबसे पहले जारी किए गए मौर्योत्तर काल में। और मौर्योत्तर काल में भी किस शासक के द्वारा जारी किए गए, मैं उस शासक की चर्चा आगे करता हूं। अभी क्या हमने देखा? यहां पर हमने देखा कि मौर्योत्तर काल में पहली बार ऐसे सिक्के जारी किए जाते हैं मौर्योत्तर काल में, और इस पर लेख भी उकेरे जाते हैं। पहली बार जिस राजवंश ने मानक सोने के सिक्के जारी किए, उसका नाम क्या था? क्या नाम था? हिंद यूनानी शासक, यानी इंडो ग्रीक शासक।
उसका नाम क्या था? इंडो ग्रीक शासक। इसी शासक ने पहली बार मानक सोने के सिक्के जारी किए गए। इन शासकों द्वारा केवल पूर्व पश्चिमोत्तर भारत में मानक सोने के सिक्के चलाए गए। केवल पश्चिमोत्तर भारत में मानक सोने के सिक्के चलाए गए। पश्चिमोत्तर भारत से नीचे मानक सोने के सिक्के का विकास, सोने के सिक्के का प्रचलन या सिक्कों का प्रचलन कुषाण शासकों द्वारा किया गया, कुषाण शासकों द्वारा करवाया गया, जो भारत के शुद्धतम को हम कहते हैं प्योर सोने के सिक्के भी हैं, ध्यान से पढ़िएगा मेरी बात, मैं फिर से रिपीट करता हूं। पहली बार जिस राजवंश ने मानक सोने के सिक्के जारी किए उनका नाम था इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी शासक। अब हिंद यूनानी शासक कौन है इसकी चर्चा तो हम आगे करेंगे, नाम यहां पर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि फिर एनसीईआरटी का स्वरूप बिगड़ जाएगा। इन शासकों द्वारा केवल पश्चिमोत्तर भारत में, अब पश्चिमोत्तर भारत कहां है भैया? आप यहां पर, मैं आपसे एक पूछता हूं, अगर मैप मेरे पास हो तो यहां पर मैं चिन्ह लगाता हूं, ये मैप। सबसे पहले मैं यह जांचना चाहूंगा कि क्या आप पश्चिमोत्तर भारत का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, क्योंकि ये मैंने बताया हुआ है, और गलती करेंगे मैं मान के चलूंगा कि आप अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ करें। बहुत सामान्य सा प्रश्न है। मैं 4 एरिया बताता हूं। एक मान लो ए मैंने यहां दिया, ए, दूसरा मैंने दिया बी, तीसरा दिया मैंने सी, चौथा दिया मैंने डी और पांचवा दिया मैंने ई। इनमें से पश्चिमोत्तर भारत कहां है? पश्चिमोत्तर भारत कहां है? किस एरिया को हम पश्चिमोत्तर भारत कहते हैं? ए एरिया को कहेंगे, सी एरिया को कहेंगे, डी एरिया को कहेंगे, बी एरिया को कहेंगे या ई एरिया को कहेंगे? किसे हम पश्चिमोत्तर भारत कहेंगे? मैं अभी पोल लगाने वाला हूं। पोल लगा करके मैं पूछूंगा और देखूंगा क्या आप जागरूक हैं या नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए, 100% आंसर मिलना चाहिए। किसको हम कहेंगे पश्चिमोत्तर भारत? अभी तक तो सभी बच्चों का है, ठीक है। इसी तरह से ट्राई करते हैं कि क्या बच्चा जागरूक है क्लास में या नहीं। हो सकता है कि सभी बच्चे इसका सही उत्तर दें और कुछ बच्चे नहीं दें, तो जो बच्चे नहीं देंगे उनको थोड़ा सा और पढ़ने की हमें जरूरत होगी। अभी तक तो सभी बच्चे सभी आंसर सही दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो यह लिखा कि हिंद यूनानी शासकों ने सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत में सिक्कों का प्रचलन किया। किस सिक्कों का प्रचलन किया? इंडो ग्रीक शासकों ने सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत में मानक सोने के सिक्कों का प्रचलन किया। कुछ बच्चों का गलत हो रहा है, कुछ बच्चों का गलत है, और जो बच्चे गलत कर चुके हैं ना, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज करेंगे, क्योंकि मैं ये गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्लास में 81% के आसपास बच्चों का आंसर सही है। ये गलती बर्दाश्त से बाहर है और ये गलती आपको बाहर कर देगा। मैं तो मान लो कि आज आपको कुछ कह दूंगा कि आपने ये गलती क्यों करी है, लेकिन आपके लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक टर्म है जिसको कि हमें किसी भी हालत में समझना चाहिए, क्योंकि ये बातें हमने पहले ही पढ़ाई हुई है। पश्चिम किसको कहेंगे? इसको हम नॉर्थ कहते हैं, इसको हम साउथ कहते हैं, इसको हम वेस्ट कहते हैं और इसको हम ईस्ट कहते हैं। तो पश्चिमोत्तर किसको कहते हैं? पश्चिम और उत्तर। उत्तर ये हो गया, पश्चिम हो गया। पश्चिम और उत्तर कौन सा कोना होगा? तो ये होगा ना, सी होगा ना। शब्द ही कहता है पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम उत्तर। समझने वाली बात है। अगर आपने गलती करी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बताएं कि आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए थे अभी। तो यहां हमें समझना क्या था, जो इन प्रश्नों के साथ मैंने लिया है। यहां मैंने लिखा, शब्दशः समझते जाएंगे, इन शासकों द्वारा केवल पश्चिमोत्तर भारत में, ध्यान रखिएगा हर जगह से प्रश्न आएगा,
क्वेश्चन में यहां मार्क कर देता हूं। इन शासकों के द्वारा केवल सोने के सिक्के जरूर जारी किए गए, लेकिन कहां जारी किए गए? संपूर्ण भारत में नहीं जारी किए गए थे। यह बात ठीक है कि पहली बार जारी किए गए, लेकिन संपूर्ण भारत में नहीं, बल्कि केवल पश्चिमोत्तर भारत में किए गए। पश्चिमोत्तर भारत से नीचे अगर स्टैंडर्ड कॉइन्स जारी किए गए हैं, किसके द्वारा जारी किए गए हैं? एक दूसरा शासक है आपका, कुषाण शासक है, उसके द्वारा जारी किए गए थे, ना कि इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। लेकिन कुषाण शासकों के द्वारा जो भी सिक्के जारी किए गए वो शुद्धतम सोने के सिक्के हैं, सबसे अधिक। शुद्ध सोना किसको कहते हैं? प्योर गोल्ड किसको कहते हैं? प्योर गोल्ड का मतलब क्या होता है? प्योर गोल्ड कैरेट में मांगते हैं ना, शादी वादी में नहीं देखा है जेवर बनता है, पूछेगा कितने कैरेट का गोल्ड है। तो शुद्ध गोल्ड जो होता है वह होता है 24 कैरेट का होता है। हालांकि शुद्धतम सिक्के नहीं जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर प्योर गोल्ड को जारी करेंगे तो बहुत लचीला हो जाएगा, इसलिए उसमें थोड़ा तांबा मिलाया जाता है, अशुद्धि मिलाई जाती है। तो 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट के सिक्के हमें शुद्धतम सिक्के ही, 18 से ऊपर का जो भी सिक्का है वो शुद्धतम सिक्का ही माना जाएगा। बाद में उसमें थोड़ी इम्प्योरिटी मिला दी जाती है। तो सबसे अगर शुद्धतम सोने के सिक्के जारी किए गए हैं, कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए हैं। और भारत में या प्राचीन भारत कह सकते हैं, प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। गुप्त काल में जारी किए गए सबसे अधिक गुप्त काल में जारी किए गए थे, जबकि गुप्तोत्तर काल में सोने के बहुत कम सिक्के प्राप्त होते। सोने के बहुत कम सिक्के प्राप्त होते हैं। सबसे अधिक सोने का सिक्का कब जारी किया गया? गुप्त काल में जारी किया गया। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कब जारी किया गया? कुषाण काल में जारी किया गया। सबसे पहले सोने का सिक्का कब जारी किया गया? हिंदू यूनानी के द्वारा जारी किया गया, मौर्योत्तर काल में ही। और सबसे अधिक सोने का सिक्का जारी किया गया गुप्त काल में, और गुप्तोत्तर काल तक जाते जाते सोने का सिक्का समाप्त हो गया। बहुत अधिक सोने के सिक्के हमें नहीं मिलते। सोने का सिक्का क्या था? व्यापारिक मुद्रा थी, व्यापार के लिए यूज होता था, आम तौर पर यूज नहीं होता था। इसका मतलब यह मान सकते हैं कि गुप्तोत्तर काल में व्यापार वाणिज्य कम होता होगा, गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य अधिक होता होगा, या कुषाण काल में व्यापार वाणिज्य अधिक होता होगा। मे बी पॉसिबल, ऐसा संभव है। ये सारे डिटेल्स हमें रखने चाहिए। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में देखे गए। हड़प्पा सभ्यता में देखे गए, जबकि आगे इसका आहत सिक्के के रूप में विकास हुआ। जबकि इसका आगे आहत सिक्के के रूप में विकास हुआ, सिक्कों के रूप में विकास हुआ। चांदी के मानक सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले कब होता है? मानक सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले शक शासकों के द्वारा कराया गया। सबसे पहले चांदी के मानव सिक्कों का प्रचलन हम देखते हैं शक शासकों के द्वारा कराया गया। वैसे हड़प्पा सभ्यता में सिक्के मिलते हैं, पंचमार्क कॉइन हमें प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड कॉइन्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड कॉइन्स सबसे पहले किसने जारी किया था। तो सबसे पहले देखते हैं, नहीं, ये मशीनों से नहीं बना था जो अभी दिखा रहा है ना। हाँ, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल अलग है। अभी शायद इस बात को आपने नहीं समझा होगा, लेकिन जो पहला मैंने क्लास लिया था वहां टॉपिक और सब टॉपिक आपको बताया था। तो क्या ये कालखंड वाली बात और भी बच्चों को कंफ्यूजन है क्या?
जो कालखंड का विभाजन हुआ है, जैसे प्राचीन भारत में पढ़ते हैं कि पूर्व पाषाण काल है, हड़प्पा काल है, वैदिक काल है, 600 BC है, मौर्य काल है, मौर्योत्तर काल है, गुप्त काल है, गुप्तोत्तर काल है। ये कालखंड कौन सा पहले आया कौन सा बाद आया, क्या इस पर भी कंफ्यूजन बच्चों को है क्या? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम आपके सहायता के लिए खड़े हैं कि अगर मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत होगी तो मैं एक दिन उसको भी ब्रीफ कर दूंगा। हालांकि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने दिया ही है इस हिसाब से मैटर। हो सकता है कि आपने ध्यान नहीं दिया हो, तो मैं एक बार कालखंड के हिसाब से बता दूंगा। एनसीईआरटी खत्म होने दीजिएगा, फिर मैं कालखंड को निर्धारित कर दूंगा कि ये कौन सा कालखंड पहले है, कौन सा किस समय तक कौन सा कालखंड चला। क्योंकि कभी कभी बहुत सारे टीचर के द्वारा गलत तरीके से पढ़ा दिया जाता है। मैंने देखा है कि एक टीचर को पढ़ाते हुए उसने लिखा प्राचीन काल 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है, यानी 1500 से लेकर के 712 तक उसने प्राचीन काल को मान लिया। अब थोड़ा सा ब्लंडर हो जाता है यहाँ पर, टीचर से भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, असल वो वैदिक काल लिखना चाह रहे होंगे, उन्होंने प्राचीन काल लिख दिया। तो ये वाला कन्फ्यूजन बच्चों को हो सकता है। क्या आप लोगों को भी ऐसा कन्फ्यूजन है या नहीं? नहीं है ना? हाँ, कुछ बच्चों को है, कुछ बच्चों को नहीं। चलिए एक बार इसको जब हम फाइनली क्लास आ जाएंगे, फाइनली क्लास में आ जाएंगे, यहाँ बताएंगे तो फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर क्या है घिचपिच हो जाएगा। अभी चलने देते हैं, और जब जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं बता दूंगा, ये कन्फ्यूजन आपको नहीं बचेगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा कि कौन सा कालखंड कहाँ से शुरू होता है। तो भारत में चांदी के सिक्के सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में देखे गए, जबकि इसका आगे आहत सिक्कों के रूप में विकास हुआ। चांदी के मानक सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले शक शासकों के द्वारा कराया गया था। अब शक शासक कब आए थे ये मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं लग रही है कि यहां पर स्पष्ट किया जाए, क्योंकि हर चीज को स्पष्ट करेंगे फिर वो कालखंड वाला टॉपिक रह जाएगा और वहां जिगजैग हो जाएगा, मैटर आपका जिगजैग होता चला जाएगा। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि भारतीय उत्खनन में हम क्या देखते हैं कि जब पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन में एक्सकेवेशन कहते हैं, उत्खनन में केवल भारतीय शासकों के द्वारा जारी सिक्के नहीं मिले हैं, बल्कि कुछ विदेशी सिक्के भी प्राप्त हुए। सिक्के नहीं मिले हैं बल्कि विदेशी सिक्के भी प्राप्त हुए। यहां क्या लिखा हमने कि पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन में केवल भारतीय शासकों के द्वारा जारी सिक्के नहीं मिले, बल्कि विदेशी सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। उदाहरण यहां ले सकते हैं कि रोमन साम्राज्य के सिक्के कैसे मिले हैं, क्यों मिले हैं? तो व्यापारी आए होंगे। क्यों मिले? तो यह क्या होगा? व्यापार के कारण यहां पर ऐसे सिक्के आए होंगे। क्या हमने लिखा? जब पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन किया गया, कोई सिक्के तो कहीं मिले नहीं, सिक्के तो जनरली जमीन के नीचे दबे हुए थे, उसको खोजा गया था। और जब इन सिक्कों का उत्खनन किया गया, इन सिक्कों का अगर हम उत्खनन किया जाता है तो हम क्या देखते हैं कि केवल भारतीय सिक्के नहीं मिले। ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया का ही क्वाइन मिला है या इंडिया के शासकों द्वारा जारी क्वाइन मिला है। देखा गया विदेशी शासकों के द्वारा भी जारी किया गया है। कैसे जारी किया गया, जरा ये देखें। मान लो एक सिक्का हम कहते हैं, मान लो ये इंडियन सिक्का है, ये इंडियन सिक्का है, यानी इंडिया के लोगों के द्वारा जारी सिक्का है। लेकिन ये वाला सिक्का क्या इंडिया का है? तो नहीं, ये सिक्का किसका है? रोमन शासक का। रोम मतलब इटली का शासक। अब इटली का सिक्का यहां क्या कर रहा था? भारत में क्यों इटली का सिक्का मिला? इसलिए मिला है कि भारत के व्यापारी रोम तक व्यापार करते थे और रोम के व्यापारी भारत तक व्यापार करने के लिए आते रहे होंगे। तो कुछ भारतीय सिक्के वहां पाए जाएंगे और कुछ वहां के सिक्के भारत में भी पाए जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि वहां के लोग यहां रहते थे, बल्कि मुख्यतः व्यापार के कारण लोग आते जाते रहे होंगे। ठीक है, क्यों मिले हैं? तो व्यापार के कारण है। पुरातात्विक शासकों के उत्खनन में केवल भारतीय शासकों के द्वारा जारी सिक्के नहीं मिले हैं, बल्कि विदेशी सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। कैसे? रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं। क्यों मिले हैं? व्यापार के कारण। यानी व्यापार के कारण
लोग इधर उधर आता जाता रहा होगा। और इस वजह से हम क्या देखते हैं, यहां से हमें प्राप्त होते हैं ऐसे सिक्के। हाँ, कह सकते हैं विदेशी शासकों के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे होंगे, मैं उस पर भी आऊंगा कि कब रहे थे कब नहीं रहे थे। ऐसा नहीं था कि सब दिन रहे थे। जब आप आधुनिक भारत पढ़िएगा, देखिए इतिहास बड़ा इंटरेस्टेड है। इतिहास को अगर क्रमबद्धता से पढ़ते हैं तो बहुत बातें इतनी स्पष्ट हो जाती है कि आपको लगेगा कि आपने पॉलिटी का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपको लगेगा कि आपने ज्योग्राफी का भी ज्ञान प्राप्त लिया, इकोनॉमी का भी प्राप्त कर लिया, हर चीज का, राजनीति का भी ज्ञान आपको मिल जाएगा। इतना इंटरेस्टेड है इतिहास अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो। और अच्छे से कैसे पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके पास किताब है, आप समझ नहीं पाते। तो मेरा काम यहाँ है कि मैं थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करूँ इतिहास में, और मुझे विश्वास है कि लास्ट तक जाते जाते आप बहुत ही इंटरेस्ट, मतलब सबसे अधिक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री बन जाना चाहिए, जो बच्चों को नहीं होता है। हमने क्या देखा, रोमन साम्राज्य के सिक्के यहाँ मिले। क्यों मिले हैं भाई? व्यापार करते थे, लोग आते जाते थे व्यापार करने के लिए। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं वहां पर भी देखते हैं इटली का व्यापारी भारत आता है, पुर्तगाल का व्यापारी भारत आता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्राचीन काल में भी व्यापारी आते थे, आधुनिक काल में भी व्यापारी आते थे। दोनों के आने का तरीका अलग अलग था, ये अलग हो सकता है, लेकिन आते तो हर काल में व्यापार के लिए थे। और व्यापार क्यों होता है? वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। तो वस्तुओं की प्राप्ति के लिए कोई भी कहीं जा सकता है। अभी भी यही होता है, व्यापार ऐसे ही होता है। क्यों मिले हैं? तो व्यापार के कारण मिले। अब हम देखें इन सिक्कों के विस्तार क्षेत्र को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि संबंधित राजा का विस्तार क्षेत्र कितना रहा होगा। इस संबंधित राजा का राज्य क्षेत्र कितना रहा होगा, राज्य क्षेत्र कितना रहा होगा, कितना, अथवा कहां तक विस्तारित रहा, कहां तक विस्तारित रहा होगा, कितना और कहां तक विस्तारित रहा होगा। इससे पता चलेगा, क्योंकि दूसरे राज्य में आपके सिक्के जा सकते हैं, व्यापार के कारण जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर अगर किसी राजा का सिक्का कहीं अधिक विकसित में हमें मिलता है, इसका मतलब है कि राजा का शासन वहां जरूर रहा होगा। इससे हम अनुमान लगा, जैसे कहते हैं ना कि गुप्त शासक का साम्राज्य यहां से यहां तक फैला हुआ था। कैसे कहते? कहीं है बाउंड्री बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। सिक्कों के विस्तार क्षेत्र से, उसके अभिलेखों की प्राप्ति के स्थल से ही हमें पता चलता है कि कोई राजा कहां तक शासन कर रहा होगा। और नई नई खोज होती है तो वह क्षेत्रफल बदलता भी रहता है। इसलिए हम क्या देखते हैं कि इन सिक्कों के विस्तार को, क्षेत्र को देखकर अनुमान लगाया जाता है कि संबंधित राजा का क्षेत्रफल कहां तक रहा होगा, अनुमान लगा सकते हैं। इन सिक्कों को नियंत्रित कौन करता था? सिक्कों के प्रचलन को कौन नियंत्रित करता था? कौन नियंत्रित करता था? मैं फिर से लिख देता हूं, सिक्कों के प्रचलन को कौन नियंत्रित करता था? वर्तमान की भांति सिक्कों के प्रचलन पर राज्य का नियंत्रण नहीं था। प्राचीन काल में वर्तमान काल की भांति सिक्कों के नियंत्रण पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता। इन नियंत्रण पर राजा या राज्य का, सिक्कों के वितरण कर दीजिएगा, सिक्कों के निर्माण कर, नियंत्रण नहीं, निर्माण कर देंगे। सिक्कों के निर्माण पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता था। प्रायः सभी सिक्के व्यापारी समुदाय द्वारा जारी किए जाते थे। राज्य क्या करता था?
राज्य प्रायः इनके जालीपन पर, जाली होने या प्रायः इनके, या सीधे रख देते, यहां कुछ नहीं करेंगे, जारी किए जाते थे, इसको मैं हटा ही देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या लिखा हमने? सिक्कों के प्रचलन को कौन नियंत्रित करता था? प्रायः प्राचीन काल में वर्तमान काल की भांति सिक्कों के निर्माण पर राजा या राज्य का नियंत्रण नहीं होता था। वर्तमान काल में क्या देखते हैं? राज्य नियंत्रण करता है, पहले नहीं होता था। प्रायः सभी सिक्के व्यापारी समुदाय द्वारा जारी किए जाते थे। ऐसे व्यापारिक समुदाय को क्या कहा जाता था? ऐसे व्यापारी समुदाय को श्रेणी संगठन कहा जाता। इसका अंग्रेजी भी श्रेणी ही होता है, श्रेणी संगठन कहा जाता था। ऐसे व्यापारिक समुदाय को क्या कहा जाता था? श्रेणी संगठन कहा जाता था। इन सिक्कों के विस्तार को क्षेत्र को देखकर यह अनुमान लगाया जाता था कि संबंधित राजा का राज्य क्षेत्र कितना अथवा कहां तक विस्तारित होगा। सिक्कों के प्रचलन को कौन नियंत्रित करता है? प्रायः प्राचीन काल में वर्तमान काल की भांति सिक्कों के निर्माण पर राजा या राज्य का नियंत्रण नहीं होता था। प्रायः सभी सिक्के व्यापारिक समुदाय द्वारा जारी किए जाते थे। ऐसे व्यापारिक समुदाय को एक नाम दिया गया है, श्रेणी संगठन कहा जाता था। श्रेणी संगठन कहा जाता था, श्रेणी संगठन कहा जाता था। ठीक है जी, 1.5 घंटे की क्लास रखते हैं ना। मुहर इतना अच्छा से हाथों से बनेगा, क्या कह रहे हो ब्रजेश यादव जी? आपके प्रश्न बहुत अधिक स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा सा और प्रश्न स्पष्टता में पूछिए। सिक्कों के मुहर इतना अच्छे से हाथों से बन सकता है क्या? इसीलिए मैंने कहा उसके लिए मोल्ड किया जाता था ना। आपने, इसका मतलब है कि क्लास में आप नहीं हो मेरे बेटे, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपके मैंने लगातार प्रश्न देखे हैं जो बहुत ही अप्रासंगिक होते हैं। वैसे प्रश्न होते हैं जिसको क्लास में कराया जा चुका है, फिर भी मैं बता देता हूं। मैंने आपको बताया था सिक्के 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। एक तो ठोक पीट करके बनाया जाएगा, जिसका नियमित आकार प्रकार नहीं होगा। दूसरा क्या होगा? धातु को पिघला करके सांचे में ढाल करके, मोल्ड में ढाल करके बनाया जाता होगा, जैसे मूर्ति वगैरह बनाते हैं। तो जब सांचे में ढाल करके हम बनाएंगे तो सांचा तो निश्चित आकार का होगा, तो एकदम स्टैंडर्ड कॉइन्स बन जाएगा, उसी को हम स्टैंडर्ड कॉइन्स कहते हैं। जब ठोक पीट करके बनाते हैं तो उसको आहत सिक्का कहते हैं। ये बातें तो क्लियर की जा चुकी है। इसका मतलब है कि आप पानी पीने में व्यस्त हो गए, आप क्लास में नहीं, या आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि किस कोर्स में हैं आप। थोड़ा सा यहां पर सिलेबस वगैरह को ध्यान से रखिए, अच्छा करेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन क्लास को ध्यान से सुनने के बाद ही करेंगे, क्योंकि जितना स्लो मैं चल रहा हूं इतना तो कोई 6ठी क्लास के बच्चे को पढ़ाता होगा ना ट्यूटर, तो भी इतना स्लो चल रहेगा नहीं और इतना लिख करके नहीं जाएगा। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी समस्या यहां पर है, आप बेसिक चीजें नहीं जानते, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं। चाहे 10 क्लास एक्स्ट्रा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा क्लास जब में जागरूक रहिए। प्राय प्राचीन काल में वर्तमान काल की भांति सिक्कों के निर्माण पर राजा राज्य का नियंत्रण नहीं होता था। प्राय सभी सिक्के व्यापारिक समुदाय द्वारा जारी किए जाते थे। ऐसे व्यापारिक समुदाय को हम क्या कहते हैं? श्रेणी संगठन कहते हैं। श्रेणी संगठन क्या होता है? बाजार में वस्तु का मूल्य निर्धारण भी व्यापारी ही करता था ना, इसमें व्यापारी ही करता था। राजा, हाँ ये कहा आपने सही कि राजा क्यों व्यापारी क्यों राजा का चित्र बनाएगा? तो भाई उसके राज्य के अधीन आपको रहना है या नहीं रहना है? रहना है कि नहीं? उस राजा के अधीन आपको काम करना है कि नहीं करना है? तो राजा को खुश करने के लिए बना दिया जाता था, राजा साहब खुश हो जाएंगे इसलिए उसके चित्र को बना दिया गया है। अब देखते हैं सिक्कों पर किसका चिन्ह होता है? महात्मा गांधी का। नोट पर किसका चित्र है? महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी यहां शासन कर रहे हैं क्या? महात्मा गांधी है कहीं? कब का मृत्यु हो गई उनकी, फिर भी महात्मा गांधी को क्यों रखा है? क्योंकि हमारे राष्ट्र के प्रतीक है। यहां पर कि हम इस राजा के अधीन इस राजा के अधीन हम व्यापार कर रहे हैं, इसलिए राजा के फोटो को लगा दिया जाता था। राजा के द्वारा ऐसे सिक्के जारी नहीं किए जाते थे, उसके कार्यकाल से जरूर यहां पर रहता होगा, जरूरी रहता होगा। फिर हम क्या देखते हैं कि यहां पर ये सारे चीजें हमें देखने होती है। अब जरा मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं तो देखता हूं कि क्या जो मैंने लिखाया हुआ है उसी में से एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, देखता हूं कि क्या बच्चे यहां पर कवर कर पाए हैं पिछली बातों को या नहीं कर पाए। एक क्वेश्चन मैं यहां पर पुट करता हूं और देखता हूं कि क्या आप जागरूक थे या नहीं थे। भारत में, प्राचीन भारत में क्वेश्चन होगा, प्राचीन भारत में सबसे पहले मानक सिक्के, स्टैंडर्ड कॉइन्स, सिक्के स्टैंडर्ड
कॉइन्स कब जारी किए गए, कब जारी किए गए थे? ए हो जाएगा गुप्त काल में, बी हो जाएगा मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल, सी हो जाएगा आपका मौर्य काल, और डी हो जाएगा आपका वैदिक काल। वैदिक काल में यहां राजा हम लिख सकते हैं, मौर्य काल में लिख सकते हैं अशोक मौर्य, ठीक है। मौर्योत्तर काल में दिखते हैं कुषाण, और यहां लिख सकते हैं मौर्योत्तर काल में हम लिख सकते हैं कुषाण नहीं, यहां लिख सकते हैं हिंद यूनानी, और यहां लिख देंगे चंद्रगुप्त सेकेंड। क्या लिखा है? प्राचीन भारत में सबसे पहले मानक सिक्के कब जारी किए गए थे? ABCD का ऑप्शन है। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जारी किया गया, मौर्योत्तर काल में हिंद यूनानी शासकों द्वारा जारी किया गया, मौर्य काल में अशोक के द्वारा जारी किया गया, वैदिक काल में किसी राजा के द्वारा जारी किया गया। आपको उत्तर देना है। यह प्रश्न तय कर देगा कि आपको कितने रिवीजन की जरूरत है, क्योंकि सभी प्रकार के बच्चे हैं, कुछ बच्चे बहुत होशियार हैं, कुछ बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन ही तो पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में ना। अगर यह प्रश्न बना लेते हैं, इससे निर्धारित होगा कि आप कहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं इस कोर्स में। मान लो 5 क्लास हो गई है, आप एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे निर्धारित होगा। और नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन गलत हुआ, क्या करना है हमें? फिर से रिवीजन करना है। फिर से रिवीजन हो सकता है नोट्स देकर के नहीं, आपको फिर से क्लास देखने की जरूरत पड़े। दवाई बार बार पीनी पड़ती है ना, खांसी होता है क्या करते हैं? दवाई बार बार पीते हैं। ये दवाई आपको बार बार पीने के बराबर होगा अगर इस क्वेश्चन को आप गलत करते हैं तो। फिर से आपको रिवीजन करना हर हालत में आवश्यक होगा, नहीं तो फिर आप इसको कवर अप नहीं कर पाएंगे। मैं लगा देता हूं यहां पर पोल लगा देता हूं 30 सेकेंड का। यहां पर मैं चाहूंगा कि 100% उत्तर हमें मिल जाए। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो तो सही ही दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों का यहां पर गलत आ रहा है, लेकिन ये बातें हमें क्लियर होनी चाहिए, ये बातें हमें याद रहनी ही चाहिए। मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूं। कितना आंसर आ गया? आंसर आपका यहां पर नहीं दे रहे हैं। चले, राजन गुप्ता है, अंसारी है, ठीक है। देखो, शुभम सौरभ पटेल है। 85% के आसपास हमारे उत्तर सही आए हैं अभी तक। बाकी तो सभी प्रकार के आंसर दे ही रहे। 83% के आसपास हमारे सही आंसर है। 80% के आसपास हमारे आंसर सही है। यानी 20% बच्चे क्लास के ऐसे हैं जिनको कोई बातें समझ में नहीं आई या रिकॉल नहीं कर पाए। तो दोबारा फिर से कर लीजिएगा। पहली बार हमने क्या कहा था कि पहली बार जो सिक्के जारी किए गए थे वह हिंद यूनानी शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। कहां हमने किया था? हमने कहा था, यहां पर देखो, कहा था यहां कि पहली बार जिस राजवंश ने मानक सोने के सिक्के जारी किए उसका नाम इंडो ग्रीक हुआ करता था। क्वेश्चन मैंने यहां मार्क कर दिया था कि क्वेश्चन यहां से मैं पूछने वाला हूं। आपने ध्यान नहीं दिया। पढ़ाई इसी तरह से, जो बच्चे सीरियस होते हैं और जो बच्चे सीरियस नहीं होते, इतना ही अंतर है। एक क्लास में कितने बच्चे बैठते हैं? मान लो 50 बच्चे बैठते हैं, तो क्या 50 बच्चे फर्स्ट डिवीजन में पास होते हैं? नहीं होते। क्यों? क्योंकि समझ हमारी अलग अलग हो जाती है। लेकिन यहां पर हम सब लोग फर्स्ट डिवीजन में पास होंगे। क्यों? इसलिए कि यहां तो सारी बातें स्पष्ट तरीके से बताई जा रही है, सबके पास समान अवसर है। गलती क्यों कर रहे हैं? कंसंट्रेशन का अभाव है। क्या करना है? कंसंट्रेशन बढ़ाना है, और योगा प्राणायाम वगैरह करेंगे, कसम खाएंगे, प्रण लेंगे, हमें सफल होना है। केवल कह देने मात्र से नहीं कि गुरुजी आप ये बताओ कि मैं कैसे सफल हो जाऊं पहले अटेम्प्ट में, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। करना आपको पड़ेगा, क्योंकि आपने क्लास में वह प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं की है। क्या हमने लिखा कि सिक्कों का प्रचलन कौन करता था? राजा नहीं करता था। इस बार हम क्या करते हैं? उस समय कोई तो व्यापारी नहीं होता, अगर सिक्के सभी व्यापारी नहीं होंगे, सामान्य लोग कैसे जाएंगे? सबके पास चले जाएंगे सिक्के ना। जो मान ले आपके पास कैसे सिक्के आते हैं? क्या आप सिक्का जारी करते हैं? क्या नोट आप जारी करते हैं? आपके पास सिक्के कैसे आ जाते हैं? है ना, सिली सा क्वेश्चन जो भी बच्चे ने पूछा है। आपके पास सिक्के कहां से आ गए? आपके पास धन कहां से आ गया? पैसे कहां से आए? आप व्यापार करते हैं क्या? नहीं करते हैं। कैसे सिक्के आते हैं? हो सकता है कि आप बेरोजगार हैं
तो पिताजी ने आपको लाके दिया होगा, तो पिताजी के पास कहां से आया? पिताजी कहीं जाके काम करते हैं, मैं यहां पर काम करता हूं, इसके बदले मुझे पैसे मिलते हैं, जब वो पैसे आते हैं तो मैं अपने बच्चे को देता हूं। तो लोगों में काम करने के बाद में पैसे मिलेंगे। या तो आप सामान बेच दीजिए, कोई सामान, घर का अनाज बेचते हैं तो पैसे आ जाएंगे, या आप कोई काम करते हैं तो उसके बदले आपको मूल्य मिलता है। तो क्या व्यापारियों के द्वारा ही सिक्के चलाए जाते हैं? थोड़ा सा तो सेंस लगाओ बेटा। सेंस इसलिए लगाने के लिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी तो आप वही स्थिति है। पहले मैंने कह दिया था, इतिहास हम वर्तमान के संदर्भ में पढ़ते हैं। वर्तमान में भी आप अपने से पूछते, इस सवाल को पूछने से पहले आप अपने से सवाल करते कि वर्तमान में पैसा कैसे मेरे पास आ गया। तो आप देखेंगे कि आपके पिताजी ने काम किया है और वहां से पैसा आपके पास भी आ गया है। सिंपल सी बात है। हमने क्या देखा कि सिक्के किए जाते थे। अब यहां पर हम चलते हैं आगे, इस सिक्कों की कहानी पूरी हो जाती है। तो सिक्कों के आधार पर हमने बहुत सारी चीजों को देखा और जितने भी मैक्सिमम आते हैं तरीके आते हैं वो हम जान सकते हैं कि यहां सिक्कों से क्या होता है। सिक्कों से क्या होता है? अगर आपसे 4 सवाल पूछा जाए, आप बताइए कि सिक्कों से हमें कैसी जानकारी प्राप्त होती है? सिक्कों से किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है? किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है? यह आपके लिए टास्क होगा। प्राप्त होती है, यह आपके लिए टास्क हो गया। आप मुझे शाम को बताएंगे 4 पॉइंट, केवल 4 पॉइंट में बताएं, केवल 4 पॉइंट में बताएं, पॉइंट में टेलीग्राम पर बताएं, मैं यहां नहीं लिखूंगा, सब काम मुझसे ही करवाओगे क्या? ये सारा इंफॉर्मेशन है जो आपके सभी प्रकार के प्रश्न का समाधान बता देगा। 4 पॉइंट में बताना है। क्या पॉइंट? सिक्कों से हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। आप 1-2 बार पढ़िएगा तो आपको 4 पॉइंट ही निकालना है और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वही लिखना है। ये नहीं कि कुछ भी अंट-संट 4 पॉइंट लिख करके भेज दिए, नंबर जो आएगा कट। तो आपको क्या करना है? 4 पॉइंट में लिख करके बताना है। क्लियर हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? हो जाएगा, मैं विश्वास करता हूं। अब अगली क्लास जब हम आते हैं, आज की क्लास को यहां छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी 5 को होगी। नेक्स्ट क्लास जो हो जाएगी वह कब की हो जाएगी? 5 मार्च को। क्यों होगी? क्योंकि हैप्पी होली हम लिखने जा रहे हैं। हैप्पी होली के कारण एक दिन की छुट्टी होगी, एक दिन की छुट्टी होगी, छुट्टी रहेगी। और जहां तक मुझे विश्वास है कि हैप्पी होली कल ही है ना, आज 3 है तो कल 4 होगा, तो कल 4 को हैप्पी होली मनाते हैं, फिर करते हैं। क्या लग रहा है कि पहले भी हमें इतिहास ऐसे ही पढ़ना चाहिए था? इससे हमारा आधार मजबूत हो जाता और इस प्रकार से पढ़ते कि कभी नहीं भूलते। क्या हमने ये बातें मिस की है? और यही बातें मैं बच्चों को समझाता हूं, शुरुआत से समझा रहा हूं कि बच्चे अपना समय बर्बाद मत करना। आपको ईगो एक होता है कि कैसे पेड कोर्स में हम चले जाएंगे, पेड पैसा ले लिया रे मुझसे, अचानक से मन में भाव होता है। यूट्यूब वगैरह पर जो चैनल बना होता है, मैं तो चलो ऑफलाइन का हूं, मैंने लंबे समय तक मतलब ऑफलाइन में ही काम किया। जब ऑनलाइन नहीं था तो क्या करते थे? बैठे रहते थे घर में, नहीं ना, अच्छी खासी वहां सैलरी होती थी। तो ये ईगो नहीं पालना है, आपका समय बर्बाद हो रहा है। अधिकांश बच्चे यहां नहीं बल्कि हर शहर के बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने सिस्टमैटिक पढ़ाई नहीं करके 2 साल अपना समय बर्बाद कर दिया। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एक बार पढ़िए जीवन में, आप देखिएगा सालों साल वह काम आपका करता चला जाएगा। बहुत अच्छे से आप करते रहेंगे। ठीक है जी। ध्यान से पढ़ेंगे ना, बहुत मजा आता है, बड़ा मजेदार चीज है। पढ़ाई जैसा तो कोई चीज है ही नहीं। बस ये कहो कि ये पद्धति मैंने विकसित करी है, मैंने आपसे संवाद किया, मैंने आपसे समझा कि आपकी क्या समस्या है। मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं स्टूडेंट नहीं रहा हूं। यह बात अलग है कि मुझे कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा। थॉरली देखेंगे, क्लास 1 से लेकर के पीएचडी तक मैं हमेशा टॉपर ही रहा, यानी फर्स्ट डिवीजन से ऊपर ही हमेशा मार्क्स आते रहे। और पीएचडी करने तक, नेट निकालने तक मैंने हमेशा, कभी भी मेरा ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोई कमजोर गया हो। क्यों नहीं गया था? इसलिए कि मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी थी। एक बच्चे की जिम्मेदारी होती है कि जब तक वह पढ़ाई करता है खूब मन लगा के पढ़ाई करे।
टीचर अब मैं हूं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस प्रकार से पढ़ाऊं कि आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाए, आपको लगे कि वास्तव में इसी चीज की हमें तलाश थी। दोनों अपनी जिम्मेदारी का पालन करेंगे। कोई दिक्कत होती है तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे कोर्स के संबंध में, दूसरे मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं दे पाते। तो आज इजाजत लेते हैं आपके लिए। हैप्पी होली, बहुत बहुत शुभकामना। खूब मन लगा के होली खेलिए, लेकिन होली का रंग ऊपर से ही चढ़ने दीजिए। ऐसा नहीं कि होली खेला 2 दिन तक क्लास से गायब रहे, बीमार पड़ गए। अपना ख्याल आपको खुद रखना पड़ेगा। अगर आप अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे इस उम्र में, तो आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है धरती पर, कोई नहीं। अपनी जागरूकता बतानी होगी, हमें करना क्या है, लक्ष्य निर्धारित करिए और उस पर सटीक तरीके से आगे बढ़िए। देखिए सफलता कैसे नहीं मिलती है। सफलता का कोई एक मानक तो है नहीं। कोई आप देखेंगे बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बहुत सफल हो जाता है, खूब पढ़ लिख करके भी सफल नहीं होता है। सफल होने के लिए अच्छा व्यक्तित्व, अनुशासित व्यक्तित्व होना बड़ा जरूरी है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए, आप सभी बच्चों को, आपके सभी परिवारजनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार है, खुशी और उल्लास का त्यौहार है, आप मनाइए, बस पढ़ाई पर जरूर कंसंट्रेट रहिए। बाय एंड टेक केयर।